गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग पी ब्लॉक में ग्रुप 16 एलिमेंट्स के बारे में बातें कर रहे थे। बहुत सारा बात हमने किया भी था और जो भी बचा हुआ है आज के क्लास में हम लोग उसी ग्रुप 16 एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आज का क्लास हम लोगों का शुरू होता है कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। सल्फर के कौन से कंपाउंड है, उसके प्रिपरेशन का क्या तरीका होगा, उसमें क्या प्रॉपर्टीज होगा, इन बातों का अध्ययन हमें करना है। कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, सल्फर का कंपाउंड। तो सल्फर का जो सबसे पहला कंपाउंड हमें पढ़ना है वो पढ़ना है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे आप जानते होंगे ना फार्मूला, डाई का प्रयोग कहां पे किया जाता है। जैसे मान लीजिए कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, और यदि ऑक्सीजन 2 लगा दिया जाए तो आप इसे क्या पढ़ते हैं, कार्बन डाई ऑक्साइड। यानी कहने का लाइन है ये आपका कार्बन हुआ और 2 ऑक्सीजन के लिए आपने डाई लगाया और ये ऑक्साइड, तो बोल दिया कार्बन डाइऑक्साइड। तो बोलिए कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2। उसी प्रकार से अगर सल्फर डाइऑक्साइड का बात किया जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा, SO2, यानी सल्फर डाइऑक्साइड। समझ गए? अच्छा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ SO2, यानी सल्फर डाइऑक्साइड का बनाने का क्या तरीका है, SO2 के निर्माण करने का क्या तरीका है, इसी को देखना है। तो सबसे पहला तरीका मैं बोर्ड पे अभी लिखा हूं। सबसे पहला तरीका में क्या तरीका है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तरीका हमारा है सल्फर पाउडर को हीट किया जाता है, यानी सल्फर पाउडर को गर्म किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब बताइए, आप ही सोचो ना, कार्बन डाइऑक्साइड यदि हमें बनाना होगा तो क्या क्या चाहिए, कार्बन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। तो कार्बन और ऑक्सीजन को अगर मिला देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो इन द सेम सेंस अगर आपको सल्फर डाइऑक्साइड तैयार करना है तो आप सल्फर और ऑक्सीजन को क्या करोगे, मिला दोगे। तो सल्फर और ऑक्सीजन को अगर मिला दे, सल्फर और ऑक्सीजन को अगर एक साथ जोड़ दे तब तो अपने आप सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा। तो वही तरीका हमारा है, हमें बनाना है सल्फर डाइऑक्साइड। हमारा टारगेट है सल्फर डाइऑक्साइड को बनाने का। तो बोलिए सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण कब होगा, जब सल्फर से कौन जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो सल्फर से ऑक्सीजन को जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। अभी देखिए, इसको थोड़ा हटा दिया जाए। सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए सल्फर के पाउडर को थोड़ा सा हीट किया जाता है। सल्फर पाउडर हीटेड, सल्फर के पाउडर को थोड़ा सा गर्म किया जाता है। कब, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सल्फर के पाउडर को गर्म कीजिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। यानी यहां पे हम बता सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए सल्फर और ऑक्सीजन को हीट किया जाएगा तो SO2 बनेगा। पहला तरीका हो गया। ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं ये डेल्टा है, इसका मतलब केमिस्ट्री में होता है हीटिंग। यानी किसी भी चीजों को जला रहे हैं, गरमा रहे हैं तो उसके लिए डेल्टा का प्रयोग किया जाता है। सल्फर सॉलिड है, सॉलिड मतलब बुरादा के फॉर्म में है, तो सल्फर का पाउडर बुरादा है, ऑक्सीजन में गर्म किए तो जाकर के SO2 का निर्माण हुआ। लेकिन इस विधि का सबसे बड़ा डिमेरिट हमारा ये होता है कि इस विधि से जो आपको SO2 बनता है ना, वो SO2 शुद्ध नहीं बनता है। शुद्ध तब बनता ना जब सिर्फ और सिर्फ SO2 बनता। अगर SO2 के साथ कुछ और बन जाए तो फिर तो ये दोनों चीज मिल जाएगा, मिला हुआ प्रोडक्ट बनेगा। और मिला हुआ कहने का मतलब हुआ कि सर अब उसके शुद्धिकरण में हमें कुछ ना कुछ खर्च लगेगा। ये लाइन हमारा बता रहा है कि 6 से 8% SO3 ऑल्सो फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। यानी सल्फर डाइऑक्साइड बनाने का जो विधि है कि आप सल्फर के पाउडर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हो तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। लेकिन इस विधि में सिर्फ और सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड ही नहीं बनता है, इसके साथ साथ क्या होता है, हमारा साइड प्रोडक्ट सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बन जाता है। कितना परसेंट, लगभग 6 से 8%। लाइन हमें बता रहा है 6 to 8% SO3 ऑल्सो फॉर्म ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रक्रिया के दौरान 6 से 8% सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है। अब बताइए, हम बनाने चले थे SO2 को और साथ में क्या बन गया, SO3। तो इससे हमें फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, नुकसान हुआ। क्यों, बनाना था किसी और को, बन गया कोई और। तो जो कोई और बना वो तो हमारे लिए वेस्टेज है, और वो जो वेस्टेज है वो तो हमारे कहीं ना कहीं रिएक्टेंट की मात्रा को कम कर देगा।
जैसे देखिए, मान लीजिए यहां पर सल्फर आपका 5 ग्राम है, तो 5 ग्राम सल्फर, यहां देख लीजिए, यहां 5 ग्राम सल्फर है और 5 ग्राम में से कुछ ग्राम सल्फर SO2 बनाया, तो कुछ ग्राम सल्फर तो यहां से SO3 बना लिया और ये हमारे लिए तो फिजूल हो गया। अगर ये SO3 नहीं बनता तो पूरा का पूरा 5 ग्राम सल्फर सिर्फ SO2 बनाता और सिर्फ यही बनता, अकेला बनता, तो पूरा का पूरा सल्फर सिर्फ अगर इसी को बनाता तो हमारा जिस प्रोडक्ट के हमें चाहत था उसका मात्रा ज्यादा होता, तो हमारे लिए रिएक्शन का इल्ड अच्छा माना जाता, रिएक्शन का प्रोडक्टिविटी, रिएक्शन का इल्ड, रिएक्शन में स्तर, एक्सटेंट जो होता ना, वो हमारे लिए ज्यादा माना जाता। लेकिन इसमें दिक्कत क्या हुआ कि कुछ सल्फर SO3 बनाने में खर्च हो गया, तो हमारे लिए साइड प्रोडक्ट हो गया और साइड प्रोडक्ट का बनना रिएक्शन के एक्सटेंट को कम कर देना होता है। रिएक्शन हमारे लिए ज्यादा लाभदायक नहीं हो पाया क्योंकि इसमें फिजूल का चीज बनने लगा। तो सर हम चाहते हैं कि इस फिजूल की चीज को किसी तरह से ना बने। दूसरा बात, एक तो हमारा सल्फर खर्च हुआ SO3 के बनाने में जो हमारे लिए फिजूल है, और दूसरा बात, अगर बन भी गया है तो बताइए SO2 और SO3 मिला हुआ रहेगा। ये जो SO3 बना है साइड प्रोडक्ट, ये तो इसी SO2 के साथ मिला रहेगा। अब हमें चाहत है इसका, और ये अपशिष्ट पदार्थ उसके साथ मिला हुआ रहेगा, तो हमें इसको अलग करने के लिए फिर से एक्स्ट्रा केमिकल खर्च करने की जरूरत पड़ेगा। तो बताइए हमें दो नुकसान हो रहा है। एक तो हमारा रिएक्टेंट ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट नहीं दे पाएगा क्योंकि इसका कुछ सल्फर SO3 में खर्च हो जाएगा, जिसकी हमें जरूरत नहीं है उसमें खर्च हो गया। दूसरा बात, ये दोनों चूंकि मिला हुआ है तो अब इन दोनों को शुद्धिकरण करने के लिए, अलग करने के लिए एक्स्ट्रा केमिकल ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब सर एक और खर्चा हमारा बढ़ जाएगा। तो हमारे लिए हमारी कोशिश होती है कि हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट में, हमारे डिजायर्ड रिएक्शन में जितना कम से कम साइड प्रोडक्ट बने या साइड प्रोडक्ट नहीं बने, वो रिएक्शन हमारे लिए उतना ही अच्छा माना जाता है। तो अब देखिए हम प्रयास करते हैं कि चलो भाई इससे साइड प्रोडक्ट कम मात्रा में बने, वैसा कोई काम करें। तो इसको हम लोग हटा देते हैं। अब सल्फर पाउडर को गर्म किया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो बताइए सल्फर डाइऑक्साइड बना। ये तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाने का पहला तरीका समझ गए। इसमें थोड़ा सा डिमेरिट किया था कि 6 से 8% SO3 लगभग बन जाता है इस प्रक्रिया में। तो इसको अलग करने में, SO3 को अलग करने में हमारा खर्च ज्यादा हो रहा था, इसलिए ये रिएक्शन हमारे लिए उतना ज्यादा लाभदायक नहीं था। लेकिन अगला जो हमारा तरीका है, ये देखिए, ये रिएक्शन हमारे लिए काफी ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, ऐसा नहीं कि इस रिएक्शन से SO2 बनाने में हमारा खर्च नहीं होता है, हमें नुकसान नहीं होता है, लेकिन हमारे बोर्ड के एग्जाम में ये रिएक्शन ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। तो बताइए यहां पे क्या किया गया है, रोस्टिंग किया गया है। आपको याद होगा ना, रोस्टिंग किसे कहते हैं? सल्फाइड ओर को मुख्यतया ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे पाउडर को गर्म करने की प्रक्रिया को रोस्टिंग कहा जाता था। मेटलर्जी में आपको पढ़ाया गया होगा रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। एक को ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में और एक को ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में। रोस्टिंग में क्या किया जाता था, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में गर्माया जाता था, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे, क्योंकि यदि और हमारा पिघल जाएगा तो और का लट्ठा बन जाएगा और लट्ठा के अंदर में जो अशुद्धि चला जाएगा, फिर उसका शुद्धिकरण हमसे नहीं हो पाएगा। इसीलिए इस तरीका में मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे काम किया जाता है। तो देखिएगा यहां लाइन हमारा क्या है, बाय रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर का रोस्टिंग किया जाएगा। कहां पे किया जाएगा? इन लेबोरेटरी, प्रयोगशाला में। यह विधि जो है वो प्रयोगशाला का विधि है, हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस विधि में क्या किया जाता है, आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, इसे हम फुल्स गोल्ड भी कहते हैं। फुल्स गोल्ड, आयरन सल्फाइड का ही कॉमन नेम क्या रखा जाता है, फुल्स गोल्ड रखा जाता है। तो आयरन सल्फाइड को ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में, यहां पे ऑक्सीजन कैसा लिमिटेड नहीं रहता है, मान लीजिए कि ऑक्सीजन यहां पर एक्सेस होता है, तो ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में इसको जलाया जाता है, इसको गरमाया जाता है, लेकिन इतना ही टेम्परेचर तक आप गर्म करोगे ताकि हमारा ये जो ओर है, ये जो सल्फाइड ओर है, ये पिघले नहीं। पिघल जाएगा तो बहुत सारा अशुद्धि इसके अंदर में घुस जाएगा जो ऑक्सीजन के साथ बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इस तरीके से यहां का जो भी सल्फर है इस ऑक्सीजन से जुड़ के SO2 का निर्माण किया। अब आप ही देखिए ना, SO2 का निर्माण किया, इसका मतलब यहां से SO2 हमें प्राप्त हो गया, यानी ये अपने आप में SO2 बनाने का एक विधि है। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट विधि है। पहला विधि क्या था, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ जलाया गया, गरमाया गया, तो SO2 का निर्माण हुआ। लेकिन उस विधि में क्या था
कि 6 से 8% तक SO3 बन जाता था साइड प्रोडक्ट के रूप में, तो हम लोग उससे बढ़िया विधि खोजने का प्रयोग किए। तो इसमें पता यह चला कि रोस्टिंग के द्वारा सल्फाइड ओर को हम SO2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। सल्फाइड ओर FeS2 को लिया गया, आयरन सल्फाइड को लिया गया, इसका कॉमन नेम क्या होता है, फुल्स गोल्ड, और इससे हमें Fe2O3 बना और SO2, साथ में हमने 4, 11, 2 और 8 ये डाल करके रिएक्शन को क्या कर दिया, दोनों तरफ बैलेंस कर दिया। अब देखिए SO2 की प्रॉपर्टी की अगर बात किया जाए, SO2 का गुण क्या होता है, अगर गुण की बात किया जाए तो गुण में क्या देखेंगे हम लोग। सबसे पहला गुण क्या है, कलरलेस गैस है। SO2 एक तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और दूसरा कैसा गैस है, कलरलेस। एक तो गैस हुआ, दूसरा रंगहीन गैस हुआ, यानी इस गैस का अपना कोई पर्सनल रंग नहीं होता है, कलरलेस है। और साथ में कैसा, तो पंजेंट अडर, अडर का मतलब दुर्गंध, यानी बैड स्मेल, खराब, यानी जो जिसमें हम श्वसन क्रिया नहीं करना चाहेंगे। और पंजेंट यानी तीखा दुर्गंध, यानी बैड स्मेल की बात कर रहा है। यानी SO2 को सूंघने के बाद हमें आनंद की खुशी नहीं होगा, हमें आनंद या खुशी नहीं होगा, हमें तकलीफ होगा। देख, मैं सूंघने के बाद हमें तकलीफ दे रहा है, यानी गंदे दुर्गंध आ रहे हैं इससे। दूसरा बात क्या है, हाईली सॉल्यूबल इन वाटर, पानी में आराम से घुलेगा। SO2 को अगर आप पानी में डालोगे तो आराम से घुलेगा और घुलकर सल्फ्यूरस एसिड का निर्माण करेगा। जस्ट हम लोग आगे देख रहे हैं, यहां पे देख लीजिए, SO2 गैस है, इसको जैसे ही पानी मिला, पानी को अपने में जोड़ा, पानी में घुलता है, आराम से घुलता है। कैसे, तो देखिए ना, H2 है तो H2 दे दिया, एक सल्फर है तो S दे दिया, और 2 ऑक्सीजन यहां है और 1 ऑक्सीजन यहां है, ये दोनों मिलकर के H2SO3 बना लिया, जुड़ गया दोनों। कैसे, देख लो ना, इसको ऐसे भी आप जोड़ सकते हो, ये H2O है, ये आपका H2O है, और वो SO2 है, ये SO2 है, और इन दोनों को जोड़िए तो बोलिए ये हाइड्रोजन इसके पास कितना है, हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं, 2 हाइड्रोजन, तो यहां हमने 2 हाइड्रोजन दिया, 2 हाइड्रोजन दिया। और बताइए इसके पास सल्फर कितना है, 1 सल्फर दिया, और 1 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन मिला के कितना हो गया, 3 ऑक्सीजन, ये बन गया आपका H2SO3, H2SO3 एक्वस यानी जलीय विलयन बन गया, जल में तैयार हो गया। यानी इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस एसिड। तो हमारा पहला लाइन क्या था कि SO2 जो होता है वो कलरलेस गैस होता है, दूसरा तीखा दुर्गंध होता है, यानी बैड स्मेल होता है, और फिर अगला पॉइंट बता रहा है कि एक पानी में काफी ज्यादा सॉल्यूबल होता है, पानी में आराम से घुलेगा और घुल करके पानी से रिएक्शन भी करेगा, और रिएक्शन करने के बाद सल्फ्यूरस एसिड का निर्माण करेगा। ये देख लीजिए, सल्फ्यूरस एसिड हमारा तैयार है। तो इस तरह से हम लोग, ये देखिए सल्फ्यूरस एसिड, इसका क्या नाम पड़ गया, इसका नाम पड़ता है सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड हाईली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुलनशील होता है। और दूसरा बात, तीसरा पॉइंट क्या है, इट लिक्विफाइज एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर आपको याद है क्या, 25 डिग्री सेल्सियस को हम लोग रूम टेम्परेचर खाते हैं। रूम टेम्परेचर पे इस गैस को हम लिक्विड बना सकते हैं, लेकिन गैस लिक्विड में तब कन्वर्ट होता है जब प्रेशर को हाई किया जाता है और टेम्परेचर को लो किया जाता है। तो टेम्परेचर तो बोल दिया कि रूम टेम्परेचर, कमरे का तापमान पे, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे, इसका मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे, यानी 298 केल्विन पे। लेकिन उस समय का प्रेशर थोड़ा सा हाई करना पड़ेगा। हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है 1 atm, और बस इसका दुगुना प्रेशर चाहिए, कितना, तो 2 atm। जितना प्रेशर पे हम जीते हैं, जितना प्रेशर हमारे वायुमंडल का होता है, उससे दुगुना प्रेशर किया जाए और टेम्परेचर हमारे ही वातावरण का रहेगा, तो ये गैस से क्या बन सकता है, लिक्विड बन सकता है। आप LPG सिलेंडर भराने के लिए जाते होंगे तो उसमें देखते होंगे, सिलेंडर भरने वाला सिलेंडर में जब गैस डाल देता है और जब 2-4 किलो गैस उसमें आ जाता है, तो उसको अगर आप ऐसे ऐसे हिलाते हैं तो आपको क्या लगता है, अंदर में गैस है कि पानी भर दिया है, लगता होगा पानी भर दिया है। क्यों, क्योंकि गैस जब ज्यादा मात्रा में डालता है ना, तो अंदर में प्रेशर हाई होता है, और हाई प्रेशर पे गैस करीब आते हैं, और करीब आने के कारण वो चिपक जाते हैं और लिक्विड के पहले बूंद का निर्माण हो जाता है। और इस तरीके से जब ज्यादा मात्रा में गैस को डाला जाएगा तो धीरे धीरे गैस करीब आते जाएंगे, बहुत ज्यादा गैस करीब आएगा तो बहुत ज्यादा लिक्विड ड्रॉप बनता जाएगा, और इस तरह से हिलाने पे आपको लिक्विड प्रतीत होगा। तो लाइन हमारा वही है कि अगर इसको लिक्विफाई करना है, इसका मतलब गैस से अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो रूम टेम्परेचर पे अगर आप 2 atm प्रेशर अप्लाई कर दोगे तो ये गैस से क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। हमें लग रहा है कि आप बातें समझ गए होंगे। सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बातें कर रहे हैं, एक बार रिकवरी ले लीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड बनाने का हम 2 तरीका देख रहे हैं। एक, जब सल्फर को ऑक्सीजन में गरमाया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, लेकिन इस विधि से क्या होता है कि 6 से 8% तक SO3 साइड प्रोडक्ट बन जाता है।
एक तो ये दिक्कत है, और दूसरा जो है हमारा रोस्टिंग के द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड आप बना सकते हैं। कैसे? तो सल्फाइड और कोई भी लीजिए, जैसे हमने आयरन फुल्स लिया, आयरन फुल्स कहने का मतलब ये फुल्स गोल्ड लिया, आयरन सल्फाइड हमने लिया, और इसको ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में जब गर्म किया मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे, तो हमारा SO2 बना। SO2 के पास क्या क्या गुण होता है? तो कलरलेस गैस होता है, पंजेंट अडर होता है, तीखा दुर्गंध खराब सुगंध होता है, और साथ में रंगहीन गैस होता है, पानी में घुलनशील होता है। और यदि आप इस गैस को लिक्विड बनाना चाहते हैं तो आप रूम टेम्परेचर पर ही, यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे ही प्रेशर को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, 2 ATM करना पड़ेगा कि ये गैस से क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। और तीसरा बात, अगला बात देख लीजिए, SO2 चूंकि पानी में घुलनशील है तो पानी में घुल के करता क्या है? तो SO2 जब पानी के साथ जुड़ता है तो H2SO3, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, एक सल्फर एक सल्फर, 2 और 1 3 ऑक्सीजन, तो 3 ऑक्सीजन, सल्फ्यूरस एसिड इसे हम लोग कहते हैं। सल्फ्यूरस एसिड का निर्माण हो जाता है। अब इससे आगे की बातों को देखिए, ये देखिए, अब रिएक्शन का बात किया है कि अगर लाइम वाटर से सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास किया जाए तो जो सॉल्यूशन रहता है ना, वो सॉल्यूशन मिल्की हो जाता है, दूधिया कलर का हो जाता है। तो COH का होल 2, इसे हम लाइम वाटर बोलते हैं। इससे अगर SO2 को पास किया जाता है तो अब जो सॉल्यूशन बचता है ना, वो कैल्शियम सल्फाइड और ये मिल्की कलर का हो जाता है, दूधिया रंग का हो जाता है सॉल्यूशन का कलर। और अगला देखिए, SO2 और Cl2 यहां दिया हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड को रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन से। तो जब ये SO2 Cl2 से रिएक्शन करता है तो बन जाता है SO2 Cl2, यानी दोनों आपस में जुड़ जाता है। SO2 Cl2 दोनों आपस में जुड़ गया, यानी बीच से प्लस को मिटा दीजिए, दोनों को सटा दीजिए, SO2 Cl2 हमारा तैयार हो गया। ये जो SO2 Cl2 होता है ना, इसे कहा जाता है, इसे कहते हैं सल्फ्यूराइल क्लोराइड, या इसी का दूसरा नाम रखा जाता है थायोनील क्लोराइड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थायोनील क्लोराइड या सल्फ्यूराइल क्लोराइड भी इसी को कहा जाता है। अगला रिएक्शन देखिए, SO2 को रिएक्शन कराया जाता है O2 के साथ वैनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 कैटलिस्ट की उपस्थिति में, तो SO3 गैस का निर्माण होता है, और यह रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। इस रिएक्शन को हम लोग ठीक जिस अगले कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे, हमारे पास एक सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का विधि आएगा जिसका नाम होगा कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में इस रिएक्शन को हम लोग डिटेल फिर से एक बार देखेंगे। अभी फिलहाल SO2 को ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है वैनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट की उपस्थिति में, तो SO3 गैस का निर्माण होता है। इस रिएक्शन का डेल्टा H निगेटिव होता है, और अभी V2O5 कैटलिस्ट है जो कि रिएक्शन के रफ्तार को थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट करेगा। हमें यहां देखना है स्ट्रक्चर ऑफ SO2, SO2 का स्ट्रक्चर। SO2 का स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाहते हैं तो बोलिए, SO2 में कौन कौन है? सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले सल्फर को देखिए, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है? 16। तो क्या लिखिएगा? 2 8 6, यानी सल्फर के बाहरी ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 8 अगर है तो इसे आप क्या लिखिएगा? 2 और 6, 2 और 6। तो बताइए यहां से क्या दिख रहा है? सल्फर SO2 में सल्फर की संख्या 1 है, एक S दे दिया, और ऑक्सीजन की संख्या 2 है, एक इधर ऑक्सीजन दिया और अगला इधर ऑक्सीजन दिया। सल्फर के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इधर दे दिया 2, इधर दे दिया 2 और इधर दे दिया 2, 2 2 4 2 6। और ऑक्सीजन के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो आ जाएगा 2 2 4 2 6, ऐसा हो जाएगा। अब बताइए यहां भी ऑक्सीजन के पास तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 2 4 और 2 6। बताइए इसका खुद का है 6, अगर साझेदारी करके एक इससे लिया तो कितना होगा? 7, एक इससे भी ले लिया तो कितना होगा? 8। यानी इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कैसे? खुद का 6 और 2 बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितना होगा? 8। इस सल्फर का देख लीजिए, खुद का कितना है? 6, और 2 बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितना होगा? 8। और इसी तरह से इसके पास देख लीजिए कितना है? 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, और एक जुड़ा इलेक्ट्रॉन अगर इधर से कोऑर्डिनेट किया जाए तो खुद का है 6 और 2 इलेक्ट्रॉन इधर से गया तो कितना हो जाएगा? 8। यानी इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा।
तो इस तरह से SO2 का ये फिगर है, इसमें सल्फर का इधर भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इधर भी ऑक्टेट कंप्लीट है, और दोनों ऑक्सीजन का भी आपस में ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये SO2 का स्ट्रक्चर है। तो ये SO2 का स्ट्रक्चर हमने देखा। इससे आगे देखते हैं हम लोगों को क्या पढ़ना है। देखिए, यूजेस ऑफ SO2, SO2 का यूज क्या है, SO2 का उपयोग किस चीज में होता है, इसके बारे में देखना है। तो सबसे पहला यूज क्या बता रहा है, इन रिफाइनिंग पेट्रोलियम एंड शुगर, शुगर यानी चीनी सुक्रोज, और पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल यानी जमीन के अंदर से निकालते हैं जो तैलीय द्रव। आप ही बताइए, जमीन के अंदर से जो कच्चा माल रॉ मटेरियल हम निकालते हैं तैलीय पदार्थ के रूप में, उसके साथ साथ बहुत सारे गंदगी मिले होते हैं। उसी गंदगी को अलग अलग टेम्परेचर पे हीट करके, अलग अलग केमिकल डाल करके हम लोग उसी पेट्रोकेमिकल से, जमीन के अंदर से आए जो रॉ मटेरियल होता है उससे हम लोग डीजल प्राप्त करते हैं, पेट्रोल प्राप्त करते हैं, केरोसिन प्राप्त करते हैं, मोम प्राप्त करते हैं, मोबिल प्राप्त करते हैं, अलग अलग केमिकल को हम लोग प्राप्त करते हैं। लेकिन सबका सब जमीन के अंदर से ही आता है और सारे के सारे पेट्रोकेमिकल ही एक साथ कहलाते हैं। अलग अलग केमिकल, अलग अलग प्रक्रिया के थ्रू हम लोग अलग अलग चीजों को प्राप्त करते हैं, लेकिन सब तो पेट्रोकेमिकल ही है। तो ये सारे के सारे पेट्रोलियम का जो रिफाइनिंग किया जाता है ना, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में और शुगर की रिफाइनिंग में, इन दोनों में आजकल SO2 का प्रयोग किया जाता है। अगला लाइन, इन ब्लीचिंग वुड एंड सिल्क। ब्लीच करने का मतलब होता है, किसी, आप देखते होंगे कि अभी सर पे मान लीजिए किसी को बाल है और वो बाल मान लीजिए डाई किया हुआ है और वो चाहता है कि इस कलर को हटा के दूसरा कलर डाले, तो पहले इसको क्या करना होगा, ब्लीचिंग करना होगा। ब्लीचिंग करने का मतलब क्या, इसके पुराने कलर को हटाना पड़ेगा, तब जाके नए कलर को चढ़ाना पड़ेगा। तो ब्लीच करने का मतलब पुराना कलर हटाइए, नया कलर चढ़ाइए। तो चाहे सिल्क हो या चाहे वुल, ऊन हो, इन दोनों में डिकलराइज करने के लिए यानी पुराने वाले कलर को हटाने के लिए, ब्लीच के लिए भी आप SO2 का प्रयोग करते हैं। अगला यूज देख लीजिए, यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, भोजन के परिरक्षण में। अच्छा बताइए, आप अभी खाना बना के रख देंगे, आप परसों जाकर के खाना खाएंगे, तो बताइए वो खाना ढंग का रहेगा क्या, नहीं रहेगा। उसके उचित न्यूट्रिएंट्स नहीं रहेंगे, उसके पोषक तत्व तो मर जाएंगे और साथ में वो खराब भी हो जाएगा। उचित पोषक तत्व तो उसमें नहीं ही मिलेगा, और दूसरा बात वो खराब भी होगा और हमारे सेहत के लिए हानिकारक भी होगा, यानी जिससे हम बीमार भी पड़ जाएंगे। तो भोजन के लाइफ स्पेन को बढ़ाने के लिए, यानी आज हमने पकाया है और चाहते हैं ये भोजन ज्यादा देर तक खराब नहीं हो, ज्यादा देर तक टिक जाए, इसके लिए उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाना पड़ता है। तो फूड प्रिजर्वेटिव यानी भोजन के परिरक्षण में हम लोग SO2 का प्रयोग करते हैं। अगला है यूज्ड एज सॉल्वेंट। डिफरेंट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, SO2 में आराम से घुल जाते हैं, इसीलिए SO2 को सॉल्वेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। SO2 का प्रयोग देख लीजिए क्या क्या है। पहला बात, पेट्रोलियम और शुगर के रिफाइनिंग में, मतलब शुद्धिकरण में। वुल यानी ऊन हो या सिल्क कपड़ा हो, इन दोनों के पुराने कलर को हटाने के लिए, तभी ना नया कलर आप चढ़ाइएगा। तो पुराने कलर को डिकलराइज करने के लिए, पुराने वाले कलर को हटाने के लिए ब्लीच करना पड़ता है, ब्लीचिंग करना पड़ता है। ब्लीचिंग का मतलब ही होता है पुराने कलर को हटा के नए कलर को चढ़वाना। तो ये पुराने कलर को हटाने में, ब्लीचिंग में SO2 का प्रयोग किया जाता है। भोजन के परिरक्षण में, भोजन के रखरखाव में, भोजन को ज्यादा समय तक टिकाने के लिए हम लोग SO2 का प्रयोग करते हैं। और डिफरेंट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को घुलाने के लिए भी SO2 का प्रयोग किया जाता है, और वहां पर SO2 कैसे एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है। हमें लग रहा है भली भांति बातों को समझ रहे होंगे, इसे आप आराम से नोट करेंगे पहले। अच्छा, हमारा अगला टॉपिक है ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, यानी सल्फर ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और उस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से जोड़ेंगे, तब जाके हमारा सल्फर का ऑक्सो एसिड बनेगा। देखिए, एसिड है तो H+ देगा, लेकिन कैसा एसिड है, ऑक्सो एसिड है, यानी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H+ देगा। और किसका है, तो सल्फर का। यानी लाइन आप समझ गए होंगे, हम ऐसे एसिड के बारे में पढ़ने वाले हैं जो एसिड किससे जुड़ा होगा, ऑक्सीजन से, और वो किसका है, तो सल्फर का है। यानी सल्फर से जुड़ेगा ऑक्सीजन और उस ऑक्सीजन से जुड़ेगा हाइड्रोजन। ऐसे एसिड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, सल्फर का ऑक्सो एसिड, फास्फोरस का ऑक्सो एसिड, सबका अपना अपना अलग अलग ऑक्सो एसिड होता है। हेलोजन का ऑक्सो एसिड। तो अभी हम लोग सल्फर का ऑक्सो एसिड देखने वाले हैं। ऑक्सो ये हुआ, ऑक्सो मतलब ऑक्सीजन और एसिड मतलब H+, किसका, तो सल्फर का। ये हो गया सल्फर का ऑक्सो एसिड।
यहीं पे अगर मान लीजिए क्लोरीन रहता तो हेलोजन का ऑक्सो एसिड, यहीं पर अगर फास्फोरस रहता तो फास्फोरस का ऑक्सो एसिड। तो हम लोग किसका ऑक्सो एसिड पढ़ेंगे? सल्फर का ऑक्सो एसिड के बारे में बातें करेंगे। अब देख लीजिए, सबसे पहला जो ऑक्सो एसिड दिया गया है, यहां पे दिया गया सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड का फार्मूला आप जानते होंगे, क्या होता है? तो H2SO3। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सल्फ्यूरस एसिड का निर्माण करने की बात किया था। देख लीजिए यहीं पे SO2 को पानी में जोड़ के, SO2 को पानी में रिएक्ट करा के सल्फ्यूरस एसिड का निर्माण किया जाता है। और इसी एसिड के बारे में हमें पढ़ना है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये एसिड कितने H+ देंगे, इसी के बारे में हमें बातें करने होंगी। तो देख लीजिए यहां पे क्या बात कर रहे हैं, सल्फ्यूरस एसिड। देखिए इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए तो सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और आपको पता है कि सल्फर के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो बाकी का 4 इलेक्ट्रॉन तो इसका बॉन्ड बनाने के लिए चला गया। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में गया, और ये दोनों बच गया, यही लोन पेयर बन गया। अब बताइए, ये सल्फ्यूरस एसिड है। और आपको पता होगा ना, इससे पहले हमने बताया था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, याद है कि नहीं याद है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, या इसी का नाम होता है इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति। पता होगा आपको। तो बताइए, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जल्दी बोलो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका? फ्लोरीन का। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका होता है? फ्लोरीन का। उससे थोड़ा कम ऑक्सीजन का 3.5, फ्लोरीन का 4, ऑक्सीजन का 3.5, और नाइट्रोजन का कितना? नाइट्रोजन का होता है 3। और आपको पता होगा नाइट्रोजन का जितना होता है उतना ही क्लोरीन का भी होता है। लेकिन हाँ, एक बात हमने आपको बताया था, लोन पे फोन, FON फोन, F से फ्लोरीन, याद है? O से ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन। अगर कोई हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ेगा तो वहां से आसानी से H+ निकल सकता है। और आसानी से अगर H+ निकल सकता है, इसका मतलब वह आसानी से एसिड बनने का हकदार है। यानी वह आसानी से H+ देगा, इसलिए वह आसानी से एसिड जैसा काम करेगा। तो बताइए, यदि हाइड्रोजन इस फोन से जुड़ जाए तो समझिए वो H+ देगा, और H+ देगा इसका मतलब वो एसिड बनेगा। तो आप ही बताइए, यहां अगर देखिए, इसको अगर गौर से देखिए तो बोलिए, इसमें कितने हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से जुड़े हैं? यदि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ेगा तभी H+ भी देगा, और तभी ये ऑक्सो एसिड भी कहलाएगा। तो बताओ ये कितना H+ दे सकता है? सर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसलिए यह H+ दे सकता है। सर यहां देखो ना, ये भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसलिए ये भी H+ दे सकता है। और अगर ये H+ दे सकता है, इसका मतलब सर यहां से 2 H+ निकल सकता है। और याद होगा ना, कोई एसिड जितना H+ देता है वही उस एसिड का बेसिसिटी कहलाता है। क्या बोला हमने बोला कोई एसिड कितना H+ देता है वही उस एसिड का बेसिसिटी कहलाता है। तो सर ये एसिड 2 H+ दे सकता है, इसका मतलब इस सल्फ्यूरस एसिड का बेसिसिटी कितना? 2 होगा। सर इसका बेसिसिटी यहां से 1, यहां से 1, यहां से 1 H+ देगा, यहां से 1 H+ देगा, यानी 2 H+ देगा, यानी इसका बेसिसिटी कितना होगा? 2। तो सर इसे हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? तो आप बोल सकते हैं इसको डाइबेसिक एसिड। इसे आप बोल सकते हैं ऐसे, H2SO4 है तो इसे बोल सकते हैं कि H2SO3 का बेसिसिटी 2 होता है। इसका ऐसे आप लिख सकते हैं कि H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड का बेसिसिटी कितना? 2। या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? तो आप लिख सकते हैं डाई बेसिक एसिड। H2SO3 को क्या बोल सकते हैं? डाई बेसिक एसिड, या इसे बोल सकते हैं बेसिसिटी 2। ये तो आप समझ गए होंगे। अगला देख लीजिए क्या है। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का तो जवाब ही नहीं है। ये तो ऑक्सो एसिड क्या बोलते हैं आप इसको? ये तो एसिड का राजा है। एसिड का राजा तो जो बोलो, इसे तो आप केमिकल का राजा बोल सकते हैं। इसे आप ऑयल ऑफ विट्रोल भी बोलते हैं। बताइए, इसके कई सारे नाम हैं। एक नाम तो आप तो जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, अगला नाम होता है ऑयल ऑफ विट्रोल, अगला नाम होता है किंग ऑफ केमिकल, और अगला नाम होता है किंग ऑफ एसिड। तो आप ही बताइए, इसे एसिड का राजा बोलो, या केमिकल का राजा बोलो, या ऑयल विट्रोल बोलिए। ऑयल ऑफ विट्रोल, ऑयल ऑफ विट्रोल इसे इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि ये तेल जैसा थोड़ा लसलस होता है।
अब बताइए, एक जमीन पे मान लीजिए आप क्या करें कि पानी गिरा दे तो पानी सट से बह जाएगा, लेकिन उसी जमीन पे अगर पानी गिरा देंगे ना तो पानी लहे 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 बहेगा, यानी वो फंस फंस के बहता है, यानी उसका डेंसिटी ज्यादा होता है। तो इसी कारण से इसे ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहते हैं, क्योंकि इसकी डेंसिटी पानी की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होता है। खैर, हमें उसका बातें नहीं करना, हमें बातें करना है H2SO4 का स्ट्रक्चर का। तो हमें H2SO4 का स्ट्रक्चर पे बात करना है। तो स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे तो ये ऐसे बनाइए। सल्फर है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH OH, ऐसे बना सकते हैं। सल्फर के बारे में आपको पता है कि एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो 2 8 6। सल्फर के बारे में कितना, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन तो सल्फर 6 बॉन्ड बना सकता है साझेदारी करके। अच्छा, आप बोलेगा सर सल्फर का 6 इलेक्ट्रॉन खुद का है और 6 लोगों 6 बॉन्ड बनाया है, तो 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तब तो सर अष्टक का नियम फेल हो जाएगा। भाई, अष्टक का नियम लागू होता है सिर्फ सेकंड पीरियड नंबर पे, यानी कार्बन पे, नाइट्रोजन पे, ऑक्सीजन पे, फ्लोरीन पे, इन सब पे आप सेकंड पीरियड के नंबर पे, सोडियम पे, मैग्नीशियम पे, इन सब पे इन सब पे आप सेकंड पीरियड के ज्यादातर एलिमेंट में आप अष्टक के नियमों को लगाएं। सोडियम मैग्नीशियम मान लीजिए थर्ड पीरियड में भी थोड़ा सा लगा ले, लेकिन आगे जाकर के ना ये सेकंड थर्ड से बहुत सारे नॉन मेटल ऐसे होते हैं ना जो इस ऑक्टेट के नियमों का उल्लंघन करता है। जितना मन होता है उतने बॉन्ड बना लेता है, जितना बाहर में इलेक्ट्रॉन होता है उतना एलिमेंट से जुड़ सकता है वो। तो बताइए, इसके पास अगर आपसे पूछा जाए आराम से कि H2SO4 में कितने ऐसे हाइड्रोजन है, क्वेश्चन सुनिएगा मैंने क्या बोला, H2SO4 में कितने ऐसे हाइड्रोजन है जो कि ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। तो आप बोलेगा सर H2SO4 में हमें तो लग रहा है कि 2 ऐसे हाइड्रोजन है जो कि ऑक्सीजन से जुड़े हैं। देख लो तो बताइए, ये हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से जुड़ा है, और हाइड्रोजन यदि ऑक्सीजन से जुड़ा इसका मतलब H+ देगा। सर ये हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से जुड़ा, इसका मतलब H+ देगा, यानी ये कितना H+ देगा, तो सर 2H+ देगा। 2H+ देगा, इसका मतलब सर ये कैसा है, यह है आपका डाई बेसिक एसिड। बोलिए, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डाई बेसिक एसिड। क्या कहा जाता है इसको, डाई बेसिक एसिड, क्योंकि ये 2H+ दे सकता है। अगला बताइए, तो अगला हमारा है पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसी का कॉमन नेम होता है मार्शल एसिड, और देख लीजिए इसका फार्मूला है H2S2O8, यानी हाइड्रोजन 2 सल्फर 2 ऑक्सीजन 8। देखने से तो लग रहा है ना कि सर 2 हाइड्रोजन है तो 2 ही देगा, बात जायज है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, वो पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो पॉइंट अक्सर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। क्या है, तो थोड़ा इसका स्ट्रक्चर पहले बनाइए। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सल्फर, बताइए यहां पर है सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और O से जोड़ दिया H, फिर OS, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड OH। अब बताइए, हाइड्रोजन 2 है, तो एक हाइड्रोजन इस टर्मिनल पे, एक हाइड्रोजन इस टर्मिनल पे, समझ गए। सल्फर 2 है, तो एक सल्फर इस सेंटर पे, एक सल्फर इस सेंटर पे। ऑक्सीजन 8 है, तो बोलिए 1 2 3 ऑक्सीजन यहां, 1 2 3 ऑक्सीजन यहां, और 1 1 2 ऑक्सीजन यहां। अब बताइए कितना हो गया, यहां पे 3, यहां पर 3, तो 3 3 कितना हुआ, 6, और 1 1 2, तो 8 हो गया ऑक्सीजन। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें देखिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ध्यान देना, जब भी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, ये मान लीजिए O, ये भी मान लीजिए O, और इन दोनों के बीच में मान लीजिए सिंगल बॉन्ड, ये देखिए O बीच में सिंगल बॉन्ड, तो इसको कहा जाता है, ये जो बॉन्ड है, ये जो कलम वाला बॉन्ड है, इसको कहा जाता है पेरोक्सी लिंकेज। यानी सर ये जो O और O के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इस सिंगल बॉन्ड का क्या नाम रखा जाता है, पेरोक्सी लिंकेज। इसे कहा जाता है पेरोक्सी लिंकेज, या इसी को कह सकते हैं आप पेरोक्सी बॉन्ड। पेरोक्सी लिंकेज भी बोल सकते हैं या पेरोक्सी बॉन्ड भी बोल सकते हैं। तो आप बोलेगा सर ये ऑक्सीजन भी तो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं सर, इसको भी पेरोक्सी बॉन्ड बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। पेरोक्सी वही बनेगा जब O और O के बीच में सिंगल बॉन्ड हो।
यहां देखिए तो O और H के बीच में सिंगल बॉन्ड है, पेरोक्सी नहीं हुआ। O और S के बीच में सिंगल बॉन्ड है, पेरोक्सी नहीं हुआ। पेरोक्सी कब होगा? तो जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। तो जब O से O जुड़ेगा सिंगल बॉन्ड से, तो उसे हम लोग कहेंगे पेरोक्सी लिंकेज। तो इस तरह से ये पेरोक्सी लिंकेज, पेरोक्सी बॉन्ड बन गया। बोलेगा आपसे पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड में कितने पेरोक्सी लिंकेज है? तो आप बोलेगा एक पेरोक्सी लिंकेज है, क्योंकि एक ही जगह पर O और O के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब अगला लाइन, इससे कितना H+ निकल सकता है? तो जरा सोच के बोलो, इससे बताइए। यहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसका मतलब ये H+ दे सकता है। यहां भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसका मतलब ये भी H+ दे सकता है। यानी सर यहां से 2 H+ निकल सकता है, इसलिए इसे बेसिसिटी 2, या इसी को आप बोल सकते हैं डाई बेसिक एसिड। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? डाई बेसिक एसिड, या इसे आप बेसिसिटी 2 बोल सकते हैं। समझ गए होंगे? चलिए अगला पे आप देख लीजिए, अगला हमारा क्या कहता है। अगला है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड H2SO7, इसी का नाम होता है ओलियम। ओलियम आपको याद है क्या? बेसिक में मैंने बताया था ओलियम। ओलियम क्या होता है? H2SO4 और SO3, इससे कई बार ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं बोर्ड में। H2SO4 और SO3, इन दोनों के मिक्सचर को ओलियम कहते हैं, और ओलियम का फॉर्मूला यहां पे दिया है H2SO7। तो बताइए, हमने लाइन बोला H2SO4 और SO3, इन दोनों के मिक्सचर को ओलियम कहते हैं। यानी इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो जोड़ने के बाद क्या मिलेगा? ओलियम मिलेगा। तो लाइन हमारा ये है कि सर इसको और इसको जोड़िएगा तो जोड़ने के बाद जो बनेगा उसी का नाम रखेंगे हम लोग क्या चीज? ओलियम। और इसी को अगर आप जोड़िएगा तो बोलिए हाइड्रोजन कितना है? 2, एक सल्फर यहां है, एक सल्फर यहां है, तो सल्फर एक एक मिला के कितना होगा? 2। यहां ऑक्सीजन है 4 और यहां ऑक्सीजन है 3, मिला के कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन 7। तो बन जाएगा H2S2 और ऑक्सीजन 4 3 कितना हो जाएगा? 7। तो बन जाएगा H2S2O7, इसी का नाम होगा ओलियम। तो सर ये आपका ओलियम है H2S2O7। इसे नाम क्या रखा गया है? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। हमें यह नहीं पता करना है, हमें पता करना है इसके पेरोक्सी लिंकेज कितना होगा, ये पता करना है मान लीजिए, या इससे कितना H+ निकलेगा ये पता करना है। तो आप इसका स्ट्रक्चर पहले बनाइए। इसका स्ट्रक्चर बनेगा S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। मिलाइए तो हाइड्रोजन 2, एक और एक कितना हो गया? 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। सल्फर 2 है तो एक और एक 2 सल्फर हो गया। और ऑक्सीजन देखिए 1 2 3 4 5 6 7। आपसे पूछा जाएगा इसमें पेरोक्सी लिंकेज कितना है, पेरोक्सी बॉन्ड कितना है? तो आप बोलेगा सर ये देखिए पेरोक्सी बॉन्ड। गलत बात। पेरोक्सी बॉन्ड का हमने कंसेप्ट क्या बताया था? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो तो पेरोक्सी बॉन्ड बनेगा। बताइए, यहां तो ऑक्सीजन से सल्फर जुड़ा है, ऑक्सीजन से सल्फर जुड़ गया, तो ये पेरोक्सी बॉन्ड नहीं हो पाएगा। पेरोक्सी बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब ऑक्सीजन किससे जुड़ेगा? ऑक्सीजन से, और वो भी किस बॉन्ड से? सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। तो सर इसके पास एक भी पेरोक्सी लिंकेज नहीं है। बात समझ गए? इसके पास एक भी पेरोक्सी बॉन्ड नहीं है। चलिए ये तो समझ में आ गया। सर इससे कितना H+ निकल सकता है ये पता करना है। तो सर ये हाइड्रोजन है, यहां से H+ निकल सकता है, और ये भी हाइड्रोजन है, यहां से भी H+ निकल सकता है। इसका मतलब इससे 2 H+ निकल सकता है। तो सर इसका बेसिसिटी 2, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? डाई बेसिक एसिड। या तो आप इसे बोलिए बेसिसिटी इसका 2, या इसी को आप बोल सकते हैं डाई बेसिक एसिड, ऐसे बोल सकते हैं। अगला देखिए हमारा क्या है? कैरोज एसिड। कैरोज एसिड किसे कहते हैं? H2SO5 को बोलते हैं कैरोज एसिड। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले बनाते हैं। स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं हम तो देखिए क्या बनता है इसका स्ट्रक्चर? H2SO5, सल्फर 1 बार, ऑक्सीजन 5 बार, 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन है 2 बार, हाइड्रोजन 2 बार दे दिया। अब बताइए, आपसे पूछा जाए कि कैरोज एसिड के पास कितना पेरोक्सी बॉन्ड है, कितने पेरोक्सी लिंकेज है, तो आप क्या बोलिएगा? जल्दी बोलो, पेरोक्सी लिंकेज खोजो। सर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, उसके बीच में आ जाए सिंगल बॉन्ड, ओ दिख गया यहां पर। बताइए ये वाला बॉन्ड आपको क्या दिख रहा है? ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में, बोलिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब ये कैसा बॉन्ड है? पेरोक्सी बॉन्ड है, पेरोक्सी लिंकेज है। यानी ये हमारा सर कैसा बॉन्ड है? इसी को हम लोग कहते हैं पेरोक्सी बॉन्ड, या इसी को आप बोल सकते हैं पेरोक्सी लिंकेज, बोल सकते हैं।
अच्छा बताइए, इससे कितने H प्लस निकल सकते हैं? तो आपको पता होगा ना कि जो भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुटेगा, ऑक्सो एसिड में जो भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुटेगा वहां से H प्लस निकल सकता है। तो सर यहां पे देखिए, इस पिक्चर को गौर से देखा जाए तो यहां से एक H प्लस निकल सकता है, और यहां से बोलो तो कितना, यहां से भी सर एक H प्लस निकल सकता है। इसका मतलब सर यहां से 2 H प्लस निकलेगा, यानी इसे आप, इसका आप ऐसे बोल सकते हैं बेसिसिटी 2, या बोल सकते हैं एसिड का एन फैक्टर 2, या इसे आप बोल सकते हैं डाई बेसिक एसिड। तो सर इसे हम बोल दिया डाई बेसिक एसिड, आप कुछ भी बोल सकते हैं, डाई बेसिक एसिड। ये कौन सा एसिड है? केरोज एसिड। अब मान लीजिए आगे की बातों को अगर देखना हो तो देखिए यहां पे क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। ओ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड तो जानते हैं। अच्छा देखिए वही चीज आ गया जिसका मैंने जिक्र किया, वही चीज आ गया। मतलब इसका उम्र काफी ज्यादा होगा, क्योंकि हमने सल्फ्यूरिक एसिड का जिक्र किया था, सल्फ्यूरिक एसिड के नाम को बताया था, और वही सल्फ्यूरिक एसिड फिर घूम के आगे। तो सर सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में आप थोड़ा बात कर लो। क्या बात करें? तो सल्फ्यूरिक एसिड, या इसी को कहा जाता है ऑयल ऑफ विट्रियोल। फार्मूला क्या है? H2SO4। फार्मूला तो हमें लग रहा है बच्चा बच्चा को याद होगा। सल्फ्यूरिक एसिड को ही कहा जाता है किंग ऑफ केमिकल, रसायन का राजा, यानी समझिए केमिस्ट्री का राजा है। तो सर इसे कहा जाएगा किंग ऑफ केमिकल, भी इसी को कहा जाता है, या इसी को सल्फ्यूरिक एसिड को ही कहा जाता है एसिड का राजा, यानी किंग ऑफ एसिड। तो इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं क्या सर? इसे बोल सकते हैं किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ एसिड। यानी देखिए H2SO4 फार्मूला एक ही है, लेकिन इस H2SO4 के कई सारे नाम है। पहला नाम दिया सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद बोल दिया ऑयल ऑफ विट्रियोल, उसके बाद बोल दिया किंग ऑफ केमिकल, उसके बाद बोल दिया किंग ऑफ एसिड। इतने सारे सल्फ्यूरिक एसिड का नाम है। ऑयल ऑफ विट्रियोल, हमने क्या बोला था? ऑयल, तेल। सल्फ्यूरिक एसिड का डेंसिटी पानी की डेंसिटी से थोड़ा ज्यादा होता है। पानी जैसे छूने के बाद ज्यादा लस नहीं करता है, लेकिन तेल छूने के बाद थोड़ा लस करता है, उसी प्रकार से सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा लस करता है। जब सल्फ्यूरिक एसिड को गिरा दिया जाएगा, बोतल को गिरा दिया जाएगा, तो पानी को गिराने से पानी शट से बह जाता है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड तेल के जैसे लह 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 बहेगा। इसका मतलब कि सर इसका डेंसिटी थोड़ा सा ज्यादा होता है, यानी मोर डेंस होता है, इसलिए इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल माना जाता है। अच्छा देखिए अगला लाइन है प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक एसिड को बनाना है। ध्यान दीजिए, प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में बनाने के लिए हमारा जो विधि आता है उसका नाम रखा गया है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। और कॉन्टैक्ट प्रोसेस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑब्जेक्टिव में भी डालता है, सब्जेक्टिव में भी डालता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस यहां से आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शुरू हो गया। मतलब समझिए ये पेज आपका वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस विधि में हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। और कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होता है? H2SO4 बनाने का एक विधि होता है। यानी सर कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड को ज्यादा मात्रा में लार्ज स्केल पे बनाने का एक बेस्ट विधि है, जिसी का नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। हम लाइन यहां पे क्या लिखेंगे? हम लाइन लिखेंगे इट इज ए बेस्ट मेथड। यह बहुत ही अच्छा विधि है। इट इज ए बेस्ट मेथड फॉर, किसके लिए? तो फॉर प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को निर्माण करने का अपने आप में यह एक बहुत ही उत्तम विधि है। इन लार्ज स्केल इसका मतलब ज्यादा मात्रा में, इन लार्ज स्केल। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड को ज्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं तो दिमाग में डालो, इससे पहले मैंने पढ़ाया था कॉन्टैक्ट प्रोसेस, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में जानकारी दिया था। बताइए कॉन्टैक्ट प्रोसेस अमोनिया बनाने के लिए क्या बताया था? हैवर्स प्रोसेस, अमोनिया बनाने का विधि पिछले वाले वीडियो में हैवर्स प्रोसेस। नाइट्रिक एसिड बनाने की विधि ओस्टवाल्ड प्रोसेस, और सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का विधि कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये तीनों ही प्रोसेस आपके बोर्ड के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब बताइए सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का यह एक बेस्ट विधि है। कितना बनता है सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा मात्रा में? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है ये 3 स्टेप में काम करता है। पहला स्टेप में देखो बड़ा रिएक्शन बड़ा आसान होगा। कैसे? तो थोड़ा मैं पहले ढांचा एक बार बता देता हूं, फिर तो हम लोगों को पूरा डिटेल में लिखना ही है। पहले क्या करेंगे? सल्फर के पाउडर को गर्म किया जाता है, ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, तो क्या बनता है? SO2 बनता है। इस SO2 पे फिर से V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट डाला जाता है, तो क्या बनता है? SO3 बनता है।
और इस SO3 पे फिर से H2SO4 डाल के हमें क्या तैयार हो जाता है, H2S2O7। इसका मतलब ओलियम तैयार हो जाता है। और इसी ओलियम पर उचित मात्रा में पानी डालकर अलग अलग मात्रा का, अलग अलग कंसंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है। बताइए, ये रोड मैप हो गया आपका। इसी विधि को हमें स्टेप बाय स्टेप करना है। क्या? तो सल्फर को जलाइए, ऑक्सीजन में सल्फर डाइऑक्साइड बनाइए। सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराइए, किस कैटलिस्ट की उपस्थिति में? वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 कैटलिस्ट की उपस्थिति में, और सल्फर डाइऑक्साइड बनाइए। इस सल्फर डाइऑक्साइड पे फिर से H2SO4 डाल दीजिए और H2S2O7, इसका मतलब ओलियम का निर्माण कीजिए, और उसी ओलियम पे अलग अलग मात्रा में पानी डाल करके अलग अलग कंसंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड बनाइए। और इसी विधि का नाम रखा जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। थोड़ा सा मैप बना होगा। क्या मैप बना? तो सर, सल्फर ऑक्सीजन SO2 बन गया, SO2 में ऑक्सीजन डाले तो SO3 बन गया, SO3 पे H2SO4 डाले तो H2SO7 बन गया, और H2SO7 पे पानी डाले तो H2SO4 बन गया। और पूछा जाता है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में किस कैटलिस्ट का प्रयोग किया जाता है। कैटलिस्ट को देख लीजिए, V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड। तो इस तरीके से हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप अगर देखा जाए, सबसे पहला स्टेप हम लोग लिखते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करना है बोलिए? सल्फर, स्टेप 1 में हम लोग ऐसे लिखेंगे, सल्फर बर्न्ट, जलाया जाता है। आप सल्फर को जला करके भी SO2 बना सकते हैं, या किसी सल्फाइड ओर को भी जला करके आप, मतलब रोस्टिंग करके आप सल्फर डाइऑक्साइड बना सकते हैं। तो सल्फर को बर्न किया जाता है, सल्फर को जलाया जाता है इन ऑक्सीजन। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सल्फर को जलाया जाए ऑक्सीजन में, देन तब क्या बनता है? देन SO2 गैस फॉर्म्ड, तब SO2 गैस का निर्माण होता है। सबसे पहले सल्फर को ऑक्सीजन में डलाइए और जलाने के बाद SO2 गैस बनाइए। कैसे सर? तो आप ऐसे लिखिए ना, सल्फर का पाउडर लीजिए या बुरादा लीजिए या कोई सल्फाइड और भी ले सकते हैं, और इसको आप ऑक्सीजन में जलाइए, और जलाने के बाद, जलाने का मतलब हीटिंग कीजिए, और आप क्या बनाइए? SO2 गैस का निर्माण कीजिए। पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप में सल्फर सॉलिड, बुरादा पाउडर है, उसको ऑक्सीजन में रिएक्शन करा रहे हैं और SO2 बना रहे हैं। बोलिए, लाइन समझ रहे हैं? सल्फर को ऑक्सीजन में जला के क्या बना रहे हैं? SO2 बना रहे हैं। तो SO2 बन के तैयार हो गया। अगला विधि क्या होता है हमारा? अगला स्टेप, तो दूसरे स्टेप में चलिए स्टेप 2 लिखेंगे। स्टेप 2 हमारा क्या है? तो देखिए स्टेप 2 यहां पे आएगा। स्टेप 2 आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैटलिस्ट का प्रयोग हम लोग इसी स्टेप में करते हैं। और दूसरा बात, स्टेप 2 से ही हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी शिफ्ट होता है, तो इसलिए स्टेप थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। स्टेप 2 में क्या होता है? तो बोलिए, पहला स्टेप में क्या हुआ? सल्फर ऑक्सीजन मिलकर के SO2 बना लिया। सल्फर को ऑक्सीजन में जला दिया तो क्या बन गया? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 बना लिया। अब इस SO2 से आगे हमें जाना है, तो SO2 को फिर से हम लोग अगला स्टेप में लगाएंगे। SO2 रिएक्ट्स विथ O2 in the presence of V2O5। V2O5 का नाम क्या है? V2O5 का नाम है वेनेडियम पेंटॉक्साइड, जो कि एक कैटलिस्ट का काम करता है। V2O5 इसका नाम है वेनेडियम पेंटॉक्साइड, वेनेडियम पेंटॉक्साइड। देन तब क्या बनता है? SO3 गेट्स फॉर्म्ड। ये स्टेप थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। SO2 को O2 से रिएक्शन कराया जाता है। SO2 रिएक्ट्स विथ O2, किसकी उपस्थिति में? V2O5 कैटलिस्ट की उपस्थिति में। तब SO3 का निर्माण होगा। यानी रिएक्शन क्या होगा सर? ये आपका SO2 गैस है, इसको रिएक्शन कराया जाए O2 गैस के साथ, किसकी उपस्थिति में? कैटलिस्ट V2O5 की उपस्थिति में, V2O5 की उपस्थिति में। तो क्या बनता है सर? SO3 गैस का निर्माण होता है।
रिएक्शन को अगर आप बैलेंस करना चाहेंगे तो यहाँ पे 2 अगर लगा देंगे तो 2 एकन 2 सल्फर, यहाँ भी लगा देंगे 2 एकन 2 सल्फर, और ऑक्सीजन हो गया 2 दूनी 4 और 2 6 2 तिया 6, यहाँ 1 लगा दीजिए, बैलेंस हो गया रिएक्शन। इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच होता है ना, वो डेल्टा एच निगेटिव होता है, डेल्टा एच निगेटिव होता है। डेल्टा एच निगेटिव का मतलब क्या होता है ना, यह अपने आप में एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यह कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, यह कैसा रिएक्शन है सर? यह है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं? वह रिएक्शन जो होने के बाद हीट निकालता है, हीट फेंकता है, हीट लेता नहीं है, हीट देता है, हीट बाहर कर देता है, वैसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये SO2 और O2 मिलकर के SO3 का निर्माण करता है। किस कैटलिस्ट की उपस्थिति में? V2O5 कैटलिस्ट की उपस्थिति में। तो हमारा SO3 का निर्माण होता है और इस रिएक्शन का डेल्टा एच निगेटिव होता है। डेल्टा एच निगेटिव का मतलब यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब इस रिएक्शन के बाद हीट निकलता है, वातावरण में रिलीज होता है, जिससे बर्तन हमारा गर्म होता है। आप जानते होंगे ना, चूना पे पानी डाल देते हैं, तो बाल्टी में अगर चूना रखे या किसी बर्तन में चूना रखे हैं और उस पर अगर पानी डालते हैं तो कुछ देर के बाद वो बर्तन गर्म हो जाता है। क्यों? चूंकि वह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का उदाहरण है। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का बाद क्या होगा कि रिएक्शन होगा ना, उसके बाद हीट छोड़ेगा, हीट बाहर करेगा। इसका मतलब बर्तन उर्तन गर्म होने लगेगा, जिस बर्तन में आप गर्म करेंगे। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब ये रिएक्शन दोनों दिशा में शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड में। और जब भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना, तो उस रिएक्शन में आपको जाना किधर है वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि उसके लिए हमारे ली चैटेरियल ने नियम बनाया है और उसका नाम रखा गया है ली चैटेरियल्स प्रिंसिपल। तो यहां पे उसी प्रिंसिपल को अप्लाई करना है। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है सल्फर को जलाकर SO2 बनाना, और फिर हमारा मकसद है SO2 को जला करके SO3 बनाना। हमारा मकसद है SO3 बनाना, मतलब रिएक्शन को आगे ले जाना। और रिएक्शन आगे ले जाने के लिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को यदि आप फॉरवर्ड ले जाना चाहते हैं, आगे की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो टेम्परेचर को थोड़ा मॉडरेट कीजिए, टेम्परेचर को थोड़ा लो कीजिए, तापमान थोड़ा स्लो कीजिए, ज्यादा हीट नहीं दीजिए। क्योंकि हीट देने से ना रिएक्शन इंडोथर्मिक डायरेक्शन में जाता है, और अगर फॉरवर्ड एक्सो है तो बैकवर्ड इंडो होगा और रिएक्शन अपने आप पीछे आने लगेगा। यानी जिस बर्तन में रिएक्शन हो रहा है, अगर उस बर्तन को यदि आप ज्यादा गर्म कर दिए तो गर्माने के बाद रिएक्शन किधर होगा? पीछे जाने लगेगा। इसलिए कहता है ली चैटेरियल कहता है कि आपको चूंकि रिएक्शन को आगे ले जाना है, तो आगे ले जाने के लिए ना थोड़ा सा इसको टेम्परेचर कम कीजिए। यानी फॉर मोर प्रोडक्शन ऑफ SO3 ज्यादा मात्रा में बढ़ने के लिए लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। और दूसरा बात, प्रेशर को क्या करें? प्रेशर, आप बताइए, ली चैटेरियल प्रिंसिपल कहता है कि आप अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन चाहेगा प्रेशर को कम करे। रिएक्शन प्रेशर को कम करना चाहेगा, तो प्रेशर कम किधर होता है? जिधर गैस का कम मोल होता है ना, उधर ही प्रेशर कम होता है। तो बताइए, यहां पर है 2 मोल गैस है और यहां 1 मोल गैस है, ऑक्सीजन 1 मोल है, तो 2 मोल और 1 मोल मिला के कितना हो गया? 3 मोल हो गया। और इधर कितना है? 2 मोल है, इधर 2 मोल है। इसका मतलब सर इधर 3 इधर 2। तो जैसे आप प्रेशर दोगे ना, तो आप प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन चाहेगा प्रेशर कम करे, और प्रेशर कम करने के लिए किधर जाएगा? तो जिधर गैस का मोल कम हो। तो कम किधर है? आगे में कम है। यानी सर ज्यादा मात्रा में SO3 बनाने के लिए रिएक्शन को आगे ले जाना पड़ेगा, और आगे ले जाने के लिए टेम्परेचर को थोड़ा कम करना पड़ेगा, आप प्रेशर को थोड़ा हाई करना पड़ेगा। तो हम लाइन यहां पर लिखने वाले हैं, for more production of SO3 according to, ये इधर का बात है, according to ली चैटेरियल्स प्रिंसिपल, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर अप्लाइड। बोलिए, रिएक्शन ज्यादा मात्रा में आगे जाए, ज्यादा मात्रा में आगे शिफ्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? टेम्परेचर थोड़ा कम करो, प्रेशर थोड़ा हाई करो, रिएक्शन अपने आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। अब ये SO3 बन जाएगा तो क्या करेंगे? अब हमारा स्टेप तीसरा आएगा। स्टेप तीसरा क्या कहता है? ये देखो,
स्टेप 3, थर्ड स्टेप क्या कहता है, इसके बारे में अगर बात किया जाए तो थर्ड स्टेप कहता है H2SO4 added on SO3, then oleum gets formed। बोलिए, H2SO4 ऐड किया जाएगा SO3 पे। ये जो SO3 आपका बना है दूसरा स्टेप में, ये दूसरा स्टेप में जो SO3 है, इस SO3 पर H2SO4 ऐड किया जाए तो दोनों जुड़ेगा। तो दोनों जुड़ के देखिए एक बार, हाइड्रोजन 2 तो लिख दिया 2, सल्फर एक यहां है और एक यहां है, तो सल्फर भी कितना हो गया 2, और ऑक्सीजन बोलिए यहां पर है 3 और यहां पर है 4, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 7। H2S2O7 यानी किसका निर्माण हुआ, ओलियम का निर्माण हो गया। देखिए तीसरा स्टेप हम आ चुके हैं और अब अंतिम स्टेप है, ये तीसरा स्टेप में ही अंतिम स्टेप है। जैसे ही ओलियम बनेगा, इस ओलियम पे आप कम मात्रा में ज्यादा मात्रा में जैसा कंसंट्रेशन का, जिस कंसंट्रेशन का जितना गाढ़ापन आपको चाहिए एसिड का, उतना मात्रा में आप पानी डालो, फट फट एसिड बनेगा, H2SO4 बनेगा। कैसे, तो आप देख लीजिए, ये H2S2O7 है, H2S2O7 है, और इस पे आप अलग अलग मात्रा में पानी डालते रहो और अलग अलग कंसंट्रेशन का H2SO4 बनाते रहिए। कैसे सर, रिएक्शन आप बैलेंस करके देखिए, यहां पर एक है, 2 हाइड्रोजन है, और यहां पर भी 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहां पे 2 लगा दो तो 2H2, और देखिए सल्फर 2, तो यहां से भी सल्फर 2 हो गया, और ऑक्सीजन 8 है, तो 7 और 1 8 हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गया। यानी ओलियम पे पानी डालने से हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण हो जाता है, ये हमारा हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है, इसी को कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इसी को कहते हैं। अब बताइए लाइन, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस समझ गए। कॉन्टैक्ट प्रोसेस को एक बार समराइज कर देता हूं, देख लीजिए। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड, या इसी का नाम है ऑयल ऑफ विट्रोल, इसी को किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं या किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं। अगर सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन करना है तो हमारे लिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है। इट इज ए बेस्ट मेथड, या अपने आप में एक बेस्ट विधि है, किसका, तो फॉर प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का इन लार्ज स्केल, ज्यादा मात्रा में अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड बनाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट विधि होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिसका पहला स्टेप क्या होता है, सल्फर को जलाया जाता है ऑक्सीजन में तो SO2 बनता है, ये पहला हो गया। दूसरा को देखिए, दूसरा में SO2 को रिएक्शन कराया जाता है O2 के साथ तो बनता है SO3, और इसके लिए कैटलिस्ट का प्रयोग किसका किया जाता है, V2O5 का। V2O5 का नाम आप लिख लिए हैं, ये V2O5 क्या है, ये V2O5 है कैटालिस्ट, जो रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाएगा आगे की तरफ। रिएक्शन डेल्टा H निगेटिव होता है, एक्सोथर्मिक होता है। ज्यादा SO3 बनाने के लिए, यानी रिएक्शन को ज्यादा आगे शिफ्ट करने के लिए ली चटेल प्रिंसिपल के अनुसार हाई प्रेशर दिया जाता है तथा टेम्परेचर को थोड़ा लो किया जाता है। तीसरा स्टेप में H2SO4 में जैसे ही SO3 ऐड किया जाता है तो ओलियम का निर्माण होता है, और उस ओलियम पर पानी डाल करके अलग अलग कंसंट्रेशन का H2SO4 आप आराम से बना सकते हैं। ये आपका एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछला स्टेप, पिछला स्लाइड ये वाला, आप इसका अभी तुरंत प्रिंट आउट ले लीजिए, और इसका ये वाला, ये दोनों ही आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इससे आगे की बातों को हम लोग देखते हैं कि आगे फिर कंटिन्यू क्या बोल रहा है। देखिए अगला है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4। बताइए H2SO4 के भौतिक गुण क्या होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4 के भौतिक गुण क्या होते हैं, इस भौतिक गुण के बारे में एक्सप्लेनेशन देना है। तो सबसे पहला देखिए, ये लाइन क्या बता रहा है, ये लाइन बता रहा है कि H2SO4 कैसा होता है, कलरलेस होता है। कलरलेस का मतलब रंगहीन, यानी उसका कोई रंग नहीं होता है। जैसे पानी होता है कलरलेस, पानी का अपना कोई खास रंग नहीं होता है, उसी प्रकार से बर्तन में H2SO4 भी रहेगा ना तो पानी के जैसा ही लगेगा, लेकिन पानी नहीं होता है, जला देगा, हाथ को बर्बाद कर देगा। इसलिए H2SO4 काफी ज्यादा नुकसान वाला पदार्थ होता है। कलरलेस होता है, डेंस थोड़ा गाढ़ा होता है, पानी नहीं होता है, पानी से थोड़ा गाढ़ा होता है, और ऑयल लिक्विड होता है। और पानी तो पतला होता है, और वो पानी की नहीं तेल के जैसे चप चप लस लस करता है। अगला बोल रहा है डिजॉल्व्स इन वाटर। बोलिए पानी में क्या होता है, घुलता है। H2SO4 पानी में घुलता है, आराम से घुलेगा, पानी में घुलेगा तभी ना H+ देगा, क्योंकि एसिड है ना। अगला बोल रहा है बॉइलिंग पॉइंट हाई, मतलब पानी की तुलना में इसका बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली ज्यादा होता है। अब बोल रहा है इट इज कोरोसिव,
ये विनाशकारी होता है। इसको अगर एसिड को कपड़े में डाल दीजिएगा, कपड़ा खराब हो जाएगा, हाथ पे डालिएगा, हाथ को जला देगा, यानी ये काफी ज्यादा नुकसान वाला पदार्थ है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4, H2SO4 का अगर रासायनिक गुण का बात किया जाए तो लो वोलाटिलिटी, वाष्पीकरण कम होता है। पानी को अगर आप ग्लास में डाल दिए हैं तो पानी का वाष्पीकरण गर्मी के समय में धीरे धीरे जल्दी से होगा, लेकिन अगर उसी में ग्लास में अगर आप H2SO4 डाले रहते तो H2SO4 उतना तेजी से वाष्पीकरण नहीं होता, यानी वोलाटिलिटी कम है, उड़नशीलता कम है, यानी धीरे धीरे उड़ता है, और पानी तेजी से उड़ता है, जल्दी जल्दी वाष्पीकरण होता है। अगला कैसा है बताइए? अगला बता रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर होता है। आप इसके बारे में, इस लाइन के बारे में तो हमें बोलना ही नहीं चाहिए। ये बोल रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड है। भाई ये एसिड का राजा है, कोई प्रजा नहीं है, कोई गरीब नहीं है, ये एसिड का राजा है, महाराजा है। तो बाकी सारे एसिड रानी बनेगा, इसको तो राजा बना दिया हमने, तो तगड़ा तो होगा ही भाई। तो सीधा सा लाइन है, ये एसिड का राजा है, एसिड नहीं केमिकल का राजा है, तो स्ट्रॉन्ग तो होगा ही। और एक बात, पानी को ये बहुत चाहता है, पानी को ये बहुत पसंद करता है। क्यों? क्योंकि पानी में जाने के बाद इसको H+ देने का मौका मिलता है, इसलिए पानी को ये काफी ज्यादा पसंद करता है। अगर कहीं पे पानी देखता है ना, तो पीछे 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 चल जाता है। आप ही का कोई जान पहचान का कोई वो आदमी जिससे आपको चाहत बनी होती है, अगर आप उसे गलती से भी देखते हैं कि ओ वो उस गली में गया, तो आप इधर से उसी गली में साइकिल घुमा देते हैं। एग्जैक्टली वही चीज है। H2SO4 को पानी से एफिनिटी है, अफेक्शन है, लगाव है, यानी H2SO4 का पानी के साथ अफेयर चलते रहता है। अफेयर तो समझते होंगे। अगला, एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताओ भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन जोड़ने वाले दलाल है, यानी H2SO4 को मौका मिलता है ना, तो किसी किसी जगह पे फट फट ऑक्सीजन देने लगता है। कैसे? इसका रिएक्शन हमारा अगला स्टेप में आएगा, लेकिन यही लाइन हमारे पास है। H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, यानी ऑक्सीजन जोड़ने वाले दलाल की तरह काम करते हैं। तो देख लीजिए H2SO4 में क्या क्या गुण है। कलरलेस है, गाढ़ा है, ऑयली लिक्विड है, पानी में घुलता है, बॉइलिंग पॉइंट अच्छा खासा होता है, ये थोड़ा सा हमें नुकसान भी करता है, कोरोसिव होता है, क्षरण करता है, बर्बाद करता है। इसका वोलाटिलिटी, उड़नशीलता कम होता है, एसिड में तगड़ा एसिड होता है, पानी को काफी ज्यादा पसंद करता है, पानी के साथ एफिनिटी रखता है, और एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, यानी ऑक्सीजन देने वाले दलाल की तरह भी ये काम करता है। अब देखिए अगला कैरेक्टर इसका क्या है। डिसोसिएशन ऑफ H2SO4, पानी को पसंद करता है। क्यों? क्योंकि पानी में जाने के बाद इसको रिएक्शन करने का मन करता है। सर पानी में जैसे H2SO4 को डालोगे ना, तो H2SO4 बोलता है कि हम तो एसिड है भाई, एसिड का काम है, जब भी पानी में डालो तो फटफट H+ देगा। लेकिन पहली बार H2SO4 भी H+ तेजी से देता है, लेकिन दूसरी बार नहीं देना चाहता है। क्यों नहीं देता है, यही तो आपको सोचना होगा। आप देख लीजिए H2SO4 एक्वस डाला है, एक्वस का मतलब पानी में डाल दिया। जैसे ही आपने H2SO4 को पानी में डाला तो पहली बार इसने H+ दिया, और आप जानते हैं कि H2SO4 के पास 2 हाइड्रोजन है, एक H+ निकला तो एक H+ इसमें बचा हुआ है। अरे भाई तुम ऐसे नहीं जानते हो, HCl है तो HCl को यदि आप तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे? H पे प्लस और Cl पे माइनस। अब मान लीजिए अगर इस HCl का H+ निकल जाता, अगर इस HCl का H+ निकल जाता तो क्या बच जाता? Cl माइनस। यानी जिसके पास भी H+ है, अगर वहां से H+ निकल जाएगा तो जो बचेगा ना उस पे माइनस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यहां देख रहे थे ना, HCl में क्या था? H+ और Cl माइनस, और जैसे यहां का H+ जा रहा है तो बोलिए बच कौन गया? बच गया इसका Cl माइनस बच गया। उसी प्रकार से H2SO4 के पास क्या है? H+ निकल गया, इसमें 2 H+ था, एक H+ निकल गया, तो जो HSO4 आया ना उस पे क्या बच गया? माइनस बच गया। लेकिन लिखा हुआ है कि ये जो पहला स्टेप होता है ना वो काफी ज्यादा फास्ट होता है, यानी पहली बार एसिड H+ काफी तेजी से देता है। लेकिन यही HSO4 माइनस है, इसे हम HSO4 माइनस को क्या बोलते हैं? बाइसल्फेट बोलते हैं। और यही HSO4 माइनस जब दोबारा H+ देना चाहेगा, जब दोबारा H+ देना चाहेगा तो देख लीजिए फिर वही HSO4 माइनस दोबारा H+ दिया तो H+ दे देगा, तो बच जाएगा कौन? ये SO4 बच जाएगा, एक माइनस पहले से है, और जब यहां का H+ निकलेगा तो एक और माइनस आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2 माइनस आ जाएगा, और एक्वस मतलब ये जलीय विलयन में ऐसा काम कर रहा है। अब बताइए ये H+ है, SO4 - 2 बन गया, लेकिन ये वाला स्टेप क्या हो गया? स्लो हो गया। कोई बच्चा बताएगा पहली बार H+ तेजी से दिया और दूसरी बार देने का रफ्तार थोड़ा स्लो क्यों हो गया, थोड़ा कम क्यों हो गया?
आपको पता होगा पहली बार जब H प्लस दिया तो सोचिए, हम आपको यहां पे समझा रहे हैं कॉन्सेप्ट क्या है। H2SO4 के पास 2 H प्लस है और बच्चे के दिमाग में याद रहता है कि सर H2SO4 के पानी में जैसे ही डालेंगे ना तो वैसे ही दोनों H प्लस फट से दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भले ही वो राजा है, लेकिन पहली बार तो तेजी से दिया, लेकिन दूसरा बार H प्लस देने में सकसका आ गया, नहीं दे पाता है। तो क्यों नहीं दे पाता है, उसके पीछे का लॉजिक समझो। पहली बार ये क्या था, न्यूट्रल था। तो पहली बार जब H प्लस दिया तो आ गया इस पे चार्ज, और पता होगा सर चार्ज इज बैड, चार्ज बुरा है, चार्ज अवगुण है, चार्ज बेइज्जती का प्रतीक होता है, चार्ज मानहानि का दावा करता है, चार्ज मॉलिक्यूल को परेशान करता है, चार्ज एक प्रकार का गुस्सा होता है, चार्ज जीवन का बोझ होता है, अपने ऊपर में कोई बोझ रखना नहीं चाहता। यानी सर H2SO4 जब पहली बार H प्लस देता है ना तो H प्लस देने के बाद उसके ऊपर में क्या आ जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है। और निगेटिव चार्ज आने के कारण चार्ज क्या होता है, एक बोझ होता है, एक बोझ आ जाता है। और बोझ आने के कारण ना वो HSO4 माइनस होता है, वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तो H2SO4 पहली बार न्यूट्रल था, उसको पता नहीं था कि चार्ज बोझ होता है, लेकिन जैसे ही H प्लस देने के बाद उसके ऊपर में चार्ज आया और जब उसे भारी लगा, बेचारा चपा गया। अच्छा पा गया तो बोलता है दूसरा बार H प्लस, बोलता है ना 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 नहीं देंगे, एक बार H प्लस दिए मेरे पे चार्ज आ गया, हम चपा गए थे, अब हम दोबारा H प्लस नहीं देंगे। तो यही कारण है कि चार्ज के कारण यह HSO4 माइनस अनस्टेबल हो जाता है। तो पहली बार न्यूट्रल से चार्ज बना, तो पहली बार तो चार्ज बन गया, तो एक बोझ आया, तो एक बोझ को किसी तरह से बर्दाश्त कर लिया, H प्लस चूंकि उसका निकल चुका था। लेकिन जब इस HSO4 माइनस से अगर कोई बोलेगा एक बार और H प्लस दो, तो ये भाव खाने लगेगा, ये नखरा करने लगेगा, बोलेगा नहीं देंगे, क्योंकि जब एक बार हमने H प्लस दिया था तो हम पे चार्ज आ गया, अगर हम दोबारा H प्लस देंगे तो हम पे और चार्ज आ जाएगा, हम पे और ज्यादा बोझ आ जाएगा, हम और ज्यादा चपा जाएंगे, इसलिए हम दोबारा H प्लस नहीं देंगे। तो जब दोबारा H प्लस नहीं देगा तो देने में वक्त लगा देगा, समय लगेगा, तब जाके देगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा काफी ज्यादा। यानी समझिए ना, आपको हम किताबी डाटा बोले तो ये 200 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे ये पहला स्टेप हो जाता है, लेकिन ये वाला 200 से ज्यादा डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पे होता है। इसका मतलब दूसरी बार में H प्लस देते ही नहीं रहता है। अब अगर मान लीजिए ये कोई एसिड है, ये कोई एसिड है, मान लीजिए ऐसा दिया जाए, ये एसिड है, तो इस एसिड के साथ अगर कोई बेस डाल दिया जाता, NaOH डाल दिया जाता, तो Na प्लस OH माइनस जुड़ जाता। तो अगर इस एसिड में बेस डालते तो क्या होता, एक बार OH माइनस इस H प्लस से जुड़ता और H प्लस OH माइनस मिलकर क्या बना लेता, पानी बना लेता, पानी बना लेता। और ये जो Na प्लस है वो किससे जुड़ता, HSO4 माइनस से जुड़ जाता। तो पहली बार में H2SO4 एक H प्लस देगा और एक HSO4 माइनस बचेगा। और अगर उसी में बेस डाला हुआ है, NaOH डाला हुआ है, तो जो H प्लस निकला और जो बेस का OH माइनस है, ये H प्लस और OH माइनस ये दोनों मिलकर पानी बना लेगा, और ये जो Na प्लस है वो HSO4 माइनस के साथ क्या करेगा, जुड़ जाएगा और सोडियम बाइसल्फेट का निर्माण कर लेगा। पहली बार में तो यही होगा। अच्छा, दूसरी बार अगर आप NaOH देते हैं, NaOH एक बार यहां दिया और मान लीजिए इसके पास एक बार और NaOH दे देंगे, NaOH दे देंगे, तो NaOH देने के बाद क्या होगा, ये OH माइनस इस H प्लस से जुड़ के एक बार और पानी बना लेगा, और ये Na प्लस एक बार फिर SO4 के साथ जुड़ जाएगा। तो इस Na प्लस इस SO4 के साथ कितना बार, 2 बार जुड़ सकता है, क्योंकि इसके पास 2 बार H प्लस निकलेगा और ये 2 बार आकर के OH माइनस देगा। तो हम चाहे तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। कैसे, तो देखिए हमने नीचे में समझाया है, ये इसी प्रक्रिया को हमने नीचे में कैसे लिखा है, ध्यान देना। देखिए NaOH है, ये कैसा है बोलो, ये है आपका बेस, और बोलिए ये कौन है, एसिड है। तो बोलिए बेस एसिड का रिएक्शन तो नामी ग्रामी रिएक्शन होता है। तो यहां से Na प्लस OH माइनस निकलेगा और H2SO4 से एक H प्लस और एक HSO4 माइनस निकलेगा, एक H रहेगा, SO4 माइनस बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा, OH माइनस और H प्लस मिलके क्या बनेगा, पानी बन जाएगा। और एक Na प्लस और एक HSO4 माइनस, Na प्लस और HSO4 माइनस ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। इसी तरह से एक और NaOH अगर डाला जाए, एक और NaOH अगर डाल दिया जाए, तो ये जो NHSO4 है, ये NaHSO4, इससे क्या होगा, एक बार और H प्लस निकलेगा, एक बार और SO4 माइनस बनेगा। तो इससे क्या होगा, यहां का Na प्लस और यहां का OH माइनस, तो यहां से OH माइनस और यहां से H प्लस, OH माइनस और H प्लस मिलकर क्या बना दिया, पानी।
और NaSO4 माइनस था, एक और Na जाकर उसमें जुड़ गया, तो Na था और एक और Na आया था, कितना हो जाएगा Na2, तो वही Na2SO4 बन गया। अगर इस रिएक्शन को आप चाहे ऐसे जोड़ना तो आराम से जोड़ भी सकते हैं। कैसे? तो देखिए NaHSO4 ये भी है, ये भी एक एसिड ही है, और NaHSO4 यहां भी है, ये दोनों कट जाएगा, तो NaOH और NaOH कितना बन जाएगा, 2NaOH बन जाएगा, और प्लस H2SO4, तो यहां लिख दिया जाए H2SO4, और इसके बाद बताइए क्या होगा, Na2SO4, तो लिख दिया जाए यहां पर Na2SO4, और प्लस यहां पर पानी और पानी मिलकर क्या बना देगा, दो पानी का निर्माण कर लेगा। तो ये एक अपने आप में कंप्लीट रिएक्शन हो गया। यहां पर H2SO4 अपना दोनों H प्लस दे रहा है। ये H2SO4 का एक रिएक्शन का शेड्यूल हमने बताया आपको। अब इससे आगे के पेज में अगर जाके देखें तो आपको क्या लाइन दिया हुआ है कि H2SO4 एक्ट्स एज गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। भाई ये तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि H2SO4 को पानी के साथ FAR चलता है। जब भी कहीं पानी दिखाई देता है ये पीछे लग जाता है और पानी को सटा लेता है, अपने में चिपका लेता है, और पानी को अगर सोख लिया तो उसी एजेंट का नाम होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, पानी सोखने वाले दलाल। आप जानते होंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन में अल्कोहल पे भी जब H2SO4 डाला जाता है तो अल्किन बनता है, क्यों, H2SO4 वहां का पानी निकाल देता है। तो H2SO4 एक पानी सोखने वाले दलाल की तरह काम करता है, यानी कहीं पर अगर पानी है और पानी को अगर सोखना है तो वहां पर थोड़ा H2SO4 गिरा दीजिए, वो पानी को सोख लेगा। इतना ही नहीं, तनी चमड़ी पे गिरा दी हो, चमड़ी के भीतरी में जो पानी का लेयर होगा, नमी होगा, उस नमी को सोखने लगेगा, और जब यहां का अंदर का नमी निकल जाएगा ना तो यहां भी जलन आने लगेगा। आपको पता है ना, कोई पूछेगा कि अगर बॉडी पे H2SO4 अगर थोड़ा सा पड़ जाए तो जहां पड़ता है वहां पे जलन क्यों होता है? अरे भाई, जलन होता है पानी की कमी के कारण, क्योंकि H2SO4 क्या होता है, पानी सोखने वाले दलाल होते हैं। तो जैसे ही चमड़ी पर पानी पड़ता है, एसिड पड़ता है, तो वो एसिड इस चमड़ी के अंदर के नमी को सोख लेता है, और जैसे ही सोख लेगा तो अंदर में नमी की कमी हो जाएगी, और जैसे ही नमी की कमी होगी तो जय हो, आपको वही चीज वहां पे जलन देने लगेगा, वहां खुजलाने लगेगा। इसका मतलब सर ये सुक्रोज है, ये चीनी है, ये शुगर केन है, इस पे जब H2SO4 डाला गया तो इससे 11 पानी को सोख लिया गया, यानी समझिए ना, इतना पूरा पानी को सोख लिया और 11 पानी को अलग कर दिया, और यहां क्या बच गया, कार्बन 12 और काला काला हो गया। यानी चीनी अगर चम्मच में ले लिया जाए और उस पर अगर पानी डाल दिया जाए तो उससे पानी को सोख लेगा, और जो बचेगा ना वो काला काला अवशेष बचेगा, वही कार्बन ब्लैक होता है। इतना ही नहीं, ब्लू विट्रोल आप इसे जानते हैं, CSO4.5s2 पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, इसे कहते हैं ब्लू विट्रियोल, कॉमन नेम इसका होता है। और जब इस पर H2SO4 डाला जाता है ना तो ये भी पानी को अलग कर देता है, पानी को अलग कर देता है। कितना पानी, तो यहां अगर बैलेंस करके आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 5 पानी, और CSO4 अलग होता है और ये कलरलेस हो जाता है, कलरलेस हो गया, रंगहीन हो गया। इतना ही नहीं, H2SO4 का अगर आप देखना चाहते हैं, H2SO4 एक्ट्स एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतना ही नहीं, पानी सोखने वाले दलाल तो है, और जगह पे आपको पता होगा H2SO4 ऑक्सीजन जोड़ने वाले भी दलाल है। अगर किसी को ऑक्सीजन की कमी है, कोई ऑक्सीजन के लिए अगर चिचिया रहा है तो H2SO4 उसे ऑक्सीजन सप्लाई भी कर देता है। क्यों? क्योंकि H2SO4 खुद टूट जाता है, किसमें, H2O और SO2 में, और साथ में एक ऑक्सीजन निकालता है। रिएक्शन आप बैलेंस कर सकते हैं, 2 हाइड्रोजन यहां है, 2 हाइड्रोजन यहां है, एक सल्फर यहां, एक सल्फर यहां, यहां 4 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन यहां है और 2 ऑक्सीजन यहां, 3 हुआ, और एक ये जो ऑक्सीजन निकला है ना, इसी अकेला ऑक्सीजन को कहा जाता है नवजात ऑक्सीजन, इसे कहा जाता है नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन यानी नेसेंट ऑक्सीजन, इसी को कहा जाता है। ये अपने आप में एक नवजात ऑक्सीजन होता है, नेसेंट ऑक्सीजन होता है। ये यही ऑक्सीजन जो लेगा, इसका मतलब ये ऑक्सीजन देने वाले दलाल है, क्योंकि इसने ऑक्सीजन दिया, नए फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन ये सप्लाई करता है। अब सर अगर यूज ऑफ H2SO4 का बात किया जाए, H2SO4 का प्रयोग क्या है, तो आप प्रयोग को भली भांति देख सकते हैं। यूज ऑफ H2SO4 का प्रयोग, इट इज यूज्ड एज मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर। जानते हैं ना, किसान भाई लोग, खेत की पैदावार अच्छी हो, फसल उत्पादन ज्यादा हो, प्रोडक्ट ज्यादा बने, इसलिए जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए खाद का प्रयोग किया जाता है। और खाद के प्रयोग करने के लिए खाद बनाने पड़ेंगे, और खाद बनाने वाले जो फैक्ट्री होते हैं ना, वहां पर फर्टिलाइजर के रूप में, मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर के निर्माण के लिए, खाद के निर्माण के लिए H2SO4 का यूज किया जाता है। यानी खाद बनाने वाली कंपनी H2SO4 का प्रयोग करती है। पहला लाइन ये बोला।
दूसरा लाइन है यूज्ड इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग। पेट्रोलियम रिफाइनिंग बोले थे जमीन के अंदर से जो कच्चा माल प्राप्त करते हैं उससे अलग अलग पेट्रोकेमिकल तैयार करते हैं, तो उनको रिफाइनिंग किया जाता है, अलग अलग विधि से गुजारा जाता है, अलग अलग टेम्परेचर पे डाला जाता है, अलग अलग केमिकल को मिलाया जाता है, जिसमें एक केमिकल एस्टोसोफोर भी आता है। इस एस्टोसोफोर के द्वारा हम लोग पेट्रोल को अलग, डीजल को अलग, मोम को अलग, ये मोबिल को अलग, इन सब केमिकल को, पेट्रोकेमिकल को हम लोग शुद्धिकरण करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं। इतना ही नहीं, मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स एंड डाई, रंग बनाने वाली कंपनी, डाई बनाने वाली कंपनी, पेंटिंग करने वाली कंपनी, वो एस्टोसोफर का प्रयोग करती है। इतना ही नहीं, यूज्ड इन डिटर्जेंट इंडस्ट्री, निरमा बनाने वाले कंपनी में भी एस्टोसोफर का प्रयोग होता है। डिटर्जेंट इंडस्ट्री, निरमा बनाने वाले कंपनी। यूज्ड इन लेजर स्टोरेज बैटरी, ओहो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताए थे। लेड स्टोरेज बैटरी में किसका, कार के बैटरी, ट्रैक्टर का जो बैटरी होता है, इन्वर्टर का जो बैटरी होता है, उसमें एस्टोसोफर का प्रयोग किया जाता है। तो यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी में भी एस्टोसोफर का प्रयोग होता है। मेरे विचार से भली बात है आप पूरे के पूरे वीडियो को समझ गए हैं, और इसको अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको एक स्टेप बाय स्टेप लिखने का मौका मिले। तो यहां देखिए हमारा पेज नंबर 1 आ रहा है, ये देखिए। आप फटाफट स्क्रीनशॉट लेने के बजाय आप क्या करेंगे, अब यहां से बारी बारी से आप वीडियो को पॉज करके और फटाफट आप लिखना शुरू करेंगे, और 1-2 सेकंड पे आपको अगला पेज मिलते रहेगा। तो हम यहाँ पे दे रहे हैं, पेज नंबर इंडिकेट कर रहे हैं, उसी से आप समझ आएगा। पेज नंबर 1 आ रहा है आपके स्क्रीन पे, पेज नंबर 1 ये आ गया। पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है टोटल। बस आज के लिए इतना ही काफी। इस तरह से आपका ग्रुप 16 एलिमेंट्स एंड हो जाता है। इसके बाद फिर से हम लोग जस्ट हैं ग्रुप 17, 18 जो कि काफी छोटा बनता जा रहा है। अब बड़े 15 और 16 ग्रुप ही होते हैं, 17, 18 धीरे धीरे छोटे बन जाते हैं। 18वां ग्रुप का तो कोई बात ही नहीं होता है, क्योंकि उसमें तो बहुत ही कम पॉइंट होते हैं। तो इस तरह से हम लोग 17वां 18वां ग्रुप को भी लेके जल्द में ही आ रहे हैं। इसको आप लोग नोट करेंगे। अगर कोई दिक्कतें होता है तो निश्चित रूप से आप लोग पूछ लिया करें। थैंक यू।